Hey Science Explorer, welcome to the magical transformation of chemical reactions and its equation. But before starting today's class, let's have a wisdom minutes. देखो, किसी भी बिग गोल को अचीव करने के लिए ना पहले आपको उस गोल पे बिलीव करना होगा, अपने आप पे बिलीव करना होगा, अपनी वो पॉजिटिव एनर्जी पे बिलीव करना होगा। कुछ ऐसा ही जैसे कि आप कभी अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से अपनी कोई मनपसंद का चीज़ ऑर्डर करते हो, ठीक है। जब वो आने वाला होता है तो आपको कैसे एक्साइटमेंट होती है, कितनी पॉजिटिविटी होती है ना कि अरे वो सामान मुझे मिलने वाला है। बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि सक्सेस जो है ना वो हमेशा माइंड से शुरू होता है। अगर आप माइंड से स्ट्रांग रहोगे, मतलब विनर की तरह सोचोगे तो विनर की तरह एक्ट करोगे, और अगर आप लूजर की तरह सोचोगे तो बिल्कुल लूजर की तरह एक्ट करोगे। मतलब जो भी है ना, ये माइंड का गेम है। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे दो स्टूडेंट को इमेजिन करो, दो स्टूडेंट हैं जो दोनों ही अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं हुए, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की। अब एग्जाम 2 हफ्ते बाद होने वाली है, तो अब दोनों स्टूडेंट में एक स्टूडेंट क्या करता है, पहले से ही सोच रहा है अरे यार एग्जाम तो 2 ही हफ्ते बचे हैं, अब तो हमसे कुछ होने वाला नहीं है। तो उसकी 50% एनर्जी तो वहीं से घट जाती है, मतलब यहीं से घट जाती है। उसके बाद वो क्या होता है, वो एफर्ट्स भी नहीं लगाता, हमेशा डरा रहता है, पैनिक सिचुएशन में रहता है। मतलब वो जो भी थोड़ा बहुत अपना करने वाला था बेस्ट, वो सिर्फ माइंड से सोचने की वजह से बिल्कुल नहीं कर पाता। और दूसरा स्टूडेंट का इमेजिन सोचो, सिचुएशन सोचो कि वो पहले से ही स्ट्रांगली सोचता अरे कोई बात नहीं, अभी तो 2 वीक है ना, हम लोग कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे। तो यहाँ से वो स्ट्रांग हुआ, जैसे ही वो यहाँ से स्ट्रांग हुआ तो 50% टेंशन उसकी वहीं खत्म हो गई, और ऊपर से उसको कॉन्फिडेंस आ गया। फिर वो क्या किया, अपने एग्जाम के लिए प्लान बनाया, स्ट्रेटेजी बनाई, उस पर कंसिस्टेंट रहा, उसको क्रैक किया। तो इसमें क्या हुआ एक्चुअली, अब क्या देखें कि सारा ना माइंड का गेम है। ये बिल्कुल ऐसा है कि थिंक इट, बिलीव इट, एक्ट ऑन इट एंड अचीव इट। ओके, ऑन दिस नोट आई एम कृष्णा, यू आर वाचिंग मी ऑन कॉन्सेप्ट विज। लेट्स बिगिन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन आंसर सेशन, मतलब केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर है वो आज हम लोग करेंगे एक एक करके। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मतलब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जब बर्न करते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट में जब हम उसको बर्न करते हैं एयर के प्रेजेंस में, तो उसको बर्न करने से पहले क्लीन क्यों करते हैं। इसका हम आंसर आपको क्लास में दिए हैं, लेकिन यहाँ पे फिर से देख लो, ठीक है। वो इसलिए क्लीन करते हैं क्योंकि मैग्नीशियम जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। कहीं भी आप उसको रखोगे वहाँ पे एयर तो होगा ही, तो वो अपने रिएक्टिविटी नेचर की वजह से वहाँ पे बैठे बैठे रिएक्ट करता रहेगा, और रिएक्ट करने की वजह से वो ऑलरेडी उस पर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब एक ऑक्साइड का लेयर बना चुका होता है, जिसकी वजह से जब आप उसको एक्सपेरिमेंट में यूज़ करोगे, जब आप उसको मैग्नीशियम रिबन को एक्सपेरिमेंट में यूज़ करोगे, तो ये जो ऑलरेडी मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर वो अपने ऊपर बना दिया होता है, तो ये बैरियर का काम करता है। तो जब आप उसको बर्न करोगे तो वो अंदर का जो मैग्नीशियम मेटल है वो अच्छे से जलेगा ही नहीं, तो आपको उसकी प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी नहीं। तो इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को मतलब बर्न करने से पहले, एक्सपेरिमेंट में यूज करने से पहले उसको क्लीन किया जाता है। तो क्या होता है, ये आंसर है आपका, देख लीजिए। मैग्नीशियम जब ऐसे ही रखा रहेगा कहीं पे भी, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑलरेडी अपने ऊपर बना लिया होगा, जो क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है और ये एक्सपोज्ड होगा एयर में, तो ऑलरेडी ऑक्साइड लेयर बना देगा, ठीक है। जिसकी वजह से जब आप इसको एक्सपेरिमेंट में यूज करोगे तो वो उस तरह से उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिखेगी जो एक्चुअली दिखनी चाहिए, इसीलिए हम लोग इसको क्लीन करते हैं। ये आपका यहाँ तक ही आंसर है, ये एक्स्ट्रा है कि इसको क्लीन करने के लिए हम लोग सैंड पेपर का यूज करते हैं या स्क्रैप करते हैं जेंटली। मतलब ये पॉइंट्स लिखने का जरूरत नहीं है, ये आपको इंफॉर्मेशन के लिए दिए, आंसर आपका यहीं तक है। ओके, ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। आपको बैलेंस इक्वेशन लिखना है सारे केमिकल रिएक्शंस का। तो पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा क्लोरीन से तो बनाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो इसका इक्वेशन देखो, हाइड्रोजन H2 जो गैसियस फॉर्म में है, क्लोरीन ये भी गैसियस फॉर्म में है, और रिएक्ट करके क्या बनाएगा 2HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। ये भी गैसियस स्टेट में। इस रिएक्शंस को, ये आपका रिएक्शंस हुआ जो आपको लिखना है बैलेंस्ड इक्वेशन। तो देख लो ये बैलेंस है कि नहीं है, इधर 2 हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में, इधर भी 2 हाइड्रोजन, ओके, प्रोडक्ट साइड में। रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 2 आइटम है, और प्रोडक्ट साइड में भी क्लोरीन का
दो आइटम है। ओके, तो दोनों बैलेंस्ड है, तो आपका इक्वेशन फुलफिल हो गया, आपको इतना ही देना है। और ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि हाइड्रोजन जो है गैसियस फॉर्म में रहता है और ये कलरलेस होता है। क्लोरीन गैसियस फॉर्म में रहेगा, ये ग्रीन येलो कलर का होगा, ग्रीनिश येलो कलर का होगा। और HCl जो होगा वो भी गैसियस फॉर्म में होगा, ये कलरलेस होगा। HCl ऐसे गैसियस फॉर्म में होगा, लेकिन जैसे आप इसको वाटर से डिजोल्व कराओगे तो ये क्या कहते हैं, ये एसिडिक बन जाएगा, मतलब लिक्विड एक्वस फॉर्म में ये एसिडिक, हाईली एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन था। ये किस तरह का रिएक्शन है, ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो कि कॉम्बिनेशन का परफेक्ट एग्जांपल है। ठीक है, दूसरा क्या है, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, क्योंकि इसमें बिना सनलाइट के रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा, इसीलिए इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन बोले। और थर्ड पॉइंट है इसमें, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें बहुत सारा हीट और लाइट जनरेट होगा, इसीलिए ये रिएक्शंस किसका है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है, एक्सोथर्मिक है और फोटोकेमिकल रिएक्शंस है। क्यों फोटोकेमिकल, क्योंकि ये परफॉर्म होगा सनलाइट के प्रेजेंस में। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। आपको बस इतना लिखना है, क्योंकि आपका क्वेश्चन बस इतना ही पूछा गया है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको बताना है, तो बस आपको इतना लिखोगे तो आपका काम चल जाएगा, और ये इलाबोरेट कर दोगे तो अति उत्तम। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा अल्युमिनियम सल्फेट से, तो बनाएगा बैरियम सल्फेट और अल्युमिनियम क्लोराइड। तो इसका आपको बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है। तो पहले इक्वेशन लिख लो, बैरियम क्लोराइड BaCl2, अल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, फिर ये बनाएगा बैरियम सल्फेट और अल्युमिनियम क्लोराइड। तो इसको बैलेंस कर लेना। बैलेंस कैसे करोगे, ये तो हम ये आपको बैलेंस दे दिए हैं, लेकिन आपको वहाँ पे अगर अनबैलेंस्ड होगा तो बैलेंस करना पड़ेगा ना। तो देखो यहाँ पे हम बोले थे कि सबसे हाईएस्ट नंबर लेकर के चलना, तो हाईएस्ट नंबर में आप देखो सबसे पहले हाईएस्ट ज्यादा कौन सा है, इधर देखो ये 3 मॉलिक्यूल्स है, ये वाला 3 मॉलिक्यूल्स है, तो आप इसको ये वाला देखो SO4 यहाँ पे होल थ्राइस 3 मॉलिक्यूल्स है, तो सबसे हाईएस्ट इसको लेकर के चलते हैं। तो अगर हम इसको लेकर के चलेंगे तो इधर 3 डालेंगे, 3 डालेंगे, यहाँ 3 डालने से क्या हुआ, ये बैरियम 3 हो गया, ये तो बैलेंस हो गया। SO4 होल थ्राइस मतलब इंडिविजुअल नहीं लिए, सिंगल ऊपर से ही ले लिए, SO4 को डायरेक्ट ले लिए, तो ये SO4 तो होल थ्राइस हो गया, लेकिन बैरियम यहाँ पे 3 हो गया, 3 हो गया, तो अब इधर बैरियम एक ही है तो इसको भी 3 कर देते हैं। ठीक है, ये बैलेंस, ये बैलेंस। अब देखो क्लोरीन यहाँ पे 6 हो गया, क्लोरीन इधर 6 हो गया, इधर 3 है, तो इसको भी बैलेंस कर देते हैं। तो 6 करने के लिए इधर 2, 6, क्लोरीन 6 हो गया, अल्युमिनियम 2। अब देखो बैलेंस है, यहाँ से मैच कर लो। ठीक है, तो बैलेंस एक्चुअली ऐसे मत करना, मतलब जैसे अभी किए वो एक्सपीरियंस्ड होने के बाद आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन आप अपना जैसे हम आपको बताए थे प्रीवियसली टेबल बना करके करना, उससे आप फंसोगे नहीं, मतलब इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे और फंसोगे नहीं, ऐसे मत करना। ठीक है, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन आपका हो गया। अब देखो बैरियम क्लोराइड आपको बस इतना ही लिखना था, आपका इतना ही फुलफिल था, बस इसका डिटेल जान लो। ये एक्वस फॉर्म में रहेगा, ये भी एक्वस फॉर्म में रहेगा, ये सॉलिड प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रहेगा इसे, और ये एक्वस फॉर्म में रहेगा। ये किस तरह का रिएक्शन हुआ, एक प्रेसिपिटेट रिएक्शन हुआ पहला, दूसरा देखो ये तो बता दिए, और प्रेसिपिटेट बनेगा बैरियम सल्फेट जो बनेगा वो व्हाइट प्रेसिपिटेट जो इनसॉल्युबल होगा, और ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है। एक प्रेसिपिटेट रिएक्शन का एग्जांपल है, प्रेसिपिटेट क्या हुआ, जो हम रिएक्शंस करवाते हैं तो फिर वो सॉलिड फॉर्म में जो निकल जाता है व्हाइट कलर का, उसको हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो और दूसरा हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हुआ, देखो यहाँ पे आपका आयंस का एक्सचेंज हुआ, बैरियम ये और SO4 2- ये दोनों आपस में एक्सचेंज करके बैरियम सल्फेट बनाया, जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म किया, और अल्युमिनियम क्लोराइड, यानी कि यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हुआ, तो इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट बोले। आप इसका एक और एग्जांपल बुक में पढ़ चुके हो, जिसको हम लोग सोडियम सल्फेट से रिएक्ट करवा रहे थे, बैरियम क्लोराइड को सेम रिएक्शन यहाँ पे अल्युमिनियम सल्फेट है, हम लोग कहाँ क्या करवा रहे थे, सोडियम सल्फेट से, इससे रिएक्ट करवा रहे थे। ठीक है, जो हमारा रिएक्शन क्या दे रहा था, यहाँ पे भी बैरियम सल्फेट दे रहा था, ठीक है, और दे रहा था NaCl। ठीक है, ये रिएक्शन ऑलरेडी हम आपको बुक वाला बता चुके हैं। तो एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है। होप आपको क्लियर होगा। यहाँ पे बैरियम क्लोराइड रिएक्ट किया अल्युमिनियम सल्फेट से, जो बैरियम सल्फेट बनाया और अल्युमिनियम क्लोराइड बनाया। ये प्रेसिपिटेट टाइप का रिएक्शन है, क्योंकि ये इनसॉल्युबल है,
सॉल्यूशन में ये वाइट प्रेसिपिटेट की तरफ फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है प्लस प्रेसिपिटेट रिएक्शंस का एग्जांपल है, और ये सारे आपके इंफॉर्मेशन जो उससे इक्वेशन से रिलेटेड। आपको मेनली इतना ही लिखना है, डिटेल्स लिखे तो वेल एंड गुड, नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, लेकिन एक पॉइंट्स का रहेगा तो आप इतना ही लिख करके छोड़ सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, सोडियम रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, इसका आपको क्वेश्चन लिखना है। तो नॉर्मल इक्वेशन ये हुआ, बैलेंस्ड ये हुआ। बैलेंस करना जानते हैं, बार बार बैलेंस बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये सोडियम रिएक्ट करेगा वाटर से तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। आपका ये आंसर होना चाहिए बैलेंस करके, ठीक है। सोडियम सॉलिड फॉर्म में होगा जो कि साइनी सिल्वर साइनी मेटल होता है। वाटर होता है लिक्विड फॉर्म में जो कि कलरलेस लिक्विड होता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में रहेगा, ये भी कलरलेस सॉल्यूशन रहेगा। और हाइड्रोजन गैस कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस रहेगा। ये बहुत ही खतरनाक रिएक्शंस है क्योंकि इसमें आपको सेफ्टी रखना। वैसे ये सब एक्सपेरिमेंट घर में मत करना, किसी टीचर्स के प्रेजेंस में ही करना, क्योंकि सोडियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है वाटर के साथ। अगर वार्म वाटर हो तो वो ऐसे ही बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं होती, ये इंस्टेंटली रिएक्शन करेगा और फटाफट से इसमें फायर लगने का भी चांसेस होता है क्योंकि ये एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि ये हीट रिलीज होता है। अब ये किस टाइप का रिएक्शन है, देखो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि सोडियम डिस्प्लेस किया हाइड्रोजन को, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि सोडियम डिस्प्लेस किया हाइड्रोजन को उसके ही लिक्विड से, ठीक है। तो एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, दूसरा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हुआ क्योंकि सोडियम और हाइड्रोजन मतलब एक सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। पहला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ क्योंकि वो अपने इसके लिक्विड से निकाल दे रहा है। दूसरा है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हुआ। थर्ड है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हुआ क्योंकि इसमें हीट रिलीज होता है और इतना ज़्यादा हीट रिलीज होता है कि अगर आप इसमें प्रिकॉशंस नहीं लोगे तो इसमें फायर आग लगने का भी होता है। मतलब क्योंकि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है तो वो आग लगने का, अगर ज़्यादा रिलीज हुआ तो आग भी लग सकता है, थोड़ा बहुत बर्निंग सेंस भी देखने को मिलता है इसमें। इसीलिए इसमें बहुत छोटा सा अमाउंट ऑफ सोडियम, बिल्कुल ग्रेन के साइज का सोडियम लेना चाहिए रिएक्शन कराने के लिए। तो ये एक्सोथर्मिक भी है क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करता है। और थर्ड ये रिडॉक्स रिएक्शंस भी है। रिडॉक्स कैसे है देखो, हाँ रिडॉक्स है क्योंकि देखो ये सोडियम गेन कर रहा है ऑक्सीजन और ये लूज कर रहा है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है, मतलब दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है। आपको आपको समझ में, आपका ये मेन रिएक्शन है एक्चुअली, आपको ये याद रखना है। लेकिन आपको ये सारे डिटेल्स बताए ताकि आपको पता चले कि कौन क्या रिएक्ट कर रहा है, किस फॉर्म में रिएक्ट कर रहा है, किस टाइप का इक्वेशन है, किस टाइप का रिएक्शंस है, ये सब आपको पता रहेगा तो आपके लिए मेमोराइज करने में इजी रहेगा। और ये बार बार पढ़ोगे तो आपको बार बार याद नहीं करना पड़ेगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, तो वो इसीलिए डिटेल से बता रहे हैं। लेकिन एग्जाम में अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो आपको बस इतना लिखना सफिशिएंट होगा और ये लिखोगे तो अच्छी बात है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। इसमें आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तो लिखना ही लिखना है, उसका स्टेट भी लिखना है। मतलब प्रीवियस में आपको स्टेट नहीं लिखना था, बस आप ऐसे ही लिख दो, बैलेंस्ड होना चाहिए, ये स्टेट नहीं भी लिखते तो भी चलता। लेकिन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपको स्टेट भी लिखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, फिर से वही, एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। चलिए देखते हैं। अभी आपको इसका सेम बताए, अभी अल्युमिनियम सल्फेट के साथ प्रीवियसली, ये हम ऑलरेडी आपको क्लास में बता चुके हैं। बेरियम क्लोराइड जब रिएक्ट करेगा सोडियम सल्फेट से तो ये बेरियम सल्फेट देगा और NaCl देगा। तो आपका स्टेट लिखना है इसमें। तो बेरियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में रहेगा जो कि कलरलेस सॉल्यूशन है। फिर सोडियम सल्फेट ये भी एक्वस फॉर्म में रहेगा, ये भी कलरलेस सॉल्यूशन है। बेरियम सल्फेट व्हाइट प्रेसिपिटेट सॉलिड के फॉर्म में रहेगा, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा जो इनसॉल्युबल होगा लिक्विड में, ठीक है। और NaCl एक्वस रहेगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये भी कलरलेस सॉल्यूशन। तो इसमें क्या हुआ, ये किस टाइप का, ये डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ क्योंकि इसमें 2 आयंस का एक्सचेंज हुआ। कैसे, Ba2 प्लस SO4 2 माइनस, ये दोनों आपस में एक्सचेंज करके बेरियम सल्फेट बनाए।
जो कि एक वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिला क्योंकि ये इनसॉल्युबल था इसीलिए, और बचा क्या, Na+Cl- वो आपस में रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में बना दिए। ठीक है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का है क्योंकि आपस में एक्सचेंज हुआ आयंस का, और प्रेसिपिटेट रिएक्शन से क्योंकि वो बेरियम सल्फेट जो बना वो इनसॉल्युबल है, वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में निकल गया, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। ये एक्चुअली न्यूट्रलाइजेशन है, एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन वाला एग्जांपल है। ठीक है, देखो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, फॉर्मूला के बिना आप कैसे लिख पाओगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है आप जानोगे ही नहीं तो फिर कैसे लिख पाओगे, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए, फिर आपको एक्सचेंज करने में उतना प्रॉब्लम्स नहीं होगा। क्योंकि देखो जहाँ पे एक्सचेंज करने वाला को आप प्रैक्टिस करते करते आपको ये दिमाग में आ जाएगा, एकदम चिपक जाएगा कि क्या क्या एक्सचेंज होना है, कैसे क्या बनना है। ठीक है, लेकिन आपको फॉर्मूला ही याद नहीं रहेगा तो फिर आप लिखोगे कैसे। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, फिर क्या बनाया NaCl, मतलब देखो NaCl और H2O। देखो यहाँ पे सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है इससे क्या हो रहा है OH-, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, इससे OH- निकला आपका। ठीक है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इससे H+ निकला। ठीक है, तो ये दोनों आयंस मिलके बन गया वाटर, निकल गया। ठीक है, और NaCl जो Na+ और Cl- बचा, तो ये एक्चुअली परफेक्ट एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का। आप जब इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर से चेक करोगे तो ये ग्रीन कलर में आएगा, क्योंकि ना ये एसिड होगा ना ये बेसिक होगा, ना ये एसिडिक नेचर का होगा ना ये बेसिक नेचर का होगा। इसका जो सॉल्यूशन होगा ये ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, ये न्यूट्रल होगा इसीलिए। ठीक है, तो आपको इसका क्या लिखना है, ये तो लिखना ही है, सॉरी इसका स्टेट भी लिखना है ना। तो NaOH एक्वस सॉल्यूशन है, HCl भी एक्वस में के फॉर्म में रहेगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा NaCl ये भी एक्वस के फॉर्म में रहेगा, और H2O लिक्विड के फॉर्म में। तो ये आप सिंबल लिखना, क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ लेना कि किसमें क्या आपको कितना इंफॉर्मेशन देना है, बस आप उतना ही देना, ज़्यादा देने का जरूरत नहीं है। मतलब आपसे जितना पूछा जाए आप उतना ही देना, एक्स्ट्रा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितना पूछा है कम से कम उतना तो दे ही देना, वरना नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो वो किस टाइप का रिएक्शन था, डबल डिस्प्लेसमेंट क्योंकि आपस में आयंस के एक्सचेंज हो रहे थे, प्लस एक्सोथर्मिक क्योंकि हीट रिलीज हो रहा है भर भर के। ठीक है, और सारे हम आपको बता ही दिए कि एक्वस फॉर्म में है। हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में कलरलेस लिक्विड होगा, ये बेसिक सॉल्यूशन होता है जो भी हम आपको बताए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस फॉर्म में होगा, ये एसिडिक सॉल्यूशन होता है, ये भी बताए। जो प्रोडक्ट होगा NaCl एक्वस फॉर्म में होगा, लेकिन ये न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा क्योंकि उसका OH- इसका H+ करके वो सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर देगा। इसलिए आप जब इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर से यूज करोगे तो आपको इसका जो रिजल्ट मिलेगा न्यूट्रल मिलेगा, ग्रीन कलर में मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, और उसका नाम बताना है, सब्सटेंस X का नाम बताना है, उसका फॉर्मूला लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, राइट द रिएक्शंस ऑफ द सब्सटेंस X नेम इन एबव विथ वाटर। ठीक है, चलो देखते हैं। तो जो जिसका प्रोडक्ट हम यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए, तो वो सब्सटेंस क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इसका केमिकल फॉर्मूला हुआ CaO। ठीक है, जिसको हम लोग कॉमन नेम से क्विकलाइम बुलाते हैं। इसका रिएक्शंस लिखना है सब्सटेंस का, तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में रिएक्ट करेगा वाटर से, जो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, और क्या बनाएगा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक्वस फॉर्म में रहेगा और हीट प्रोड्यूस करेगा। इसको हम साल्ट लाइम भी बोलते हैं, जिसको हम यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें हीट बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जैसे आप इसको डालोगे वाटर में तो ये सिजलिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा क्योंकि ये काफ़ी हीट रिलीज करता है लार्ज क्वांटिटी में। ठीक है, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है जब आप इसको वाइट वॉशिंग में यूज़ करोगे तो 2-3 दिन बाद वो वॉल जो होता है साइन करने लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, एक्वस फॉर्म में ये रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, और क्या बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, प्लस लिक्विड फॉर्म वाटर निकाल देगा। ठीक है, जिसकी वजह से, इसी की वजह से जो आपका व्हाइट वॉशिंग में जो वॉल होता है वो काफ़ी शाइनी दिखता है। तो समझ में आया, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है।
मतलब वो एक्स सब्सटेंस हुआ कैल्शियम ऑक्साइड, उसका फॉर्मूला हुआ CaO, इसको हम क्विक लाइन बोले, और आपको उसका रिएक्शंस लिखना है। पहला तो सिर्फ नाम लिखना था तो नाम लिख दिए, फिर फॉर्मूला लिखना था फॉर्मूला लिख दिए, ठीक है। दूसरा आपको बस इसका रिएक्शंस लिखना है, ये आपको नेचर आपको बताए, आपके लिए बस इतना ही काफ़ी है। एग्जाम में जितना क्वेश्चन पूछे उतना ही आंसर करो, एक्स्ट्रा दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लेस मत करना, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7 double of the amount collected in other? Name this gas। मतलब एक बोल रहा है कि दो टेस्ट ट्यूब जो हम लोग एक्टिविटी 1.7 में, ये वाला एक्टिविटी था आपका बुक में, ये वाला एक्टिविटी था आपका बुक में, तो इसमें बोल रहा है दो जो टेस्ट ट्यूब लिए हैं जिसमें से एक टेस्ट ट्यूब में डबल वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्ट हो रहा है जबकि एक में नहीं। ऐसा क्यों, रीज़न बताना है। वो इसलिए क्योंकि एक ये जो एक्टिविटी है ये वाटर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, जिसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की इलेक्ट्रोलाइसिस से उसको ब्रेक कर रहे हैं, मतलब डिकम्पोज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है। तो वाटर का जो होता है रेशियो H2O, मतलब 2:1, हाइड्रोजन का टू मॉलिक्यूल्स रहेगा, 2 आइटम रहेगा, और ऑक्सीजन को 1 आइटम रहेगा। इसीलिए एक टेस्ट ट्यूब में जो है जिसमें हाइड्रोजन यानी कि जो कैथोड से जुड़ा हुआ है, जिसमें हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगा वो डबल होगा ऑक्सीजन के कंपेयर में, ठीक है। तो यही इसमें लिखा हुआ है कि दिस मीन्स 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस फॉर एवरी 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन में। The amount of gas collected in one of the test tube is double because hydrogen gas which is produced in is twice the quantity compared to the oxygen during electrolysis of water। मतलब हाइड्रोजन एक में डबल होगा क्योंकि वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डबल जनरेट होगा। एक ऑक्सीजन एक ही रेशियो में प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन डबल रेशियो में प्रोड्यूस होगा। और उस गैस का नाम क्या है पूछ रहा है, तो वो हाइड्रोजन गैस है जो कैथोड पे होगा, जो कैथोड पे जनरेट होगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन मिल गया। नेक्स्ट चले, दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल्स इज डिप्ड इन इट। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर चेंज क्यों हो जाता है जब हम आयरन नेल उसमें डालते हैं, डिप करते हैं। तो देखो क्यों होता है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का होता है ब्लू कलर होता है, ठीक है। आयरन नेल शाइनी कलर का, सिल्वर शाइनी कलर का होता है, ठीक है। जब हम इसमें इसको डालते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है। कैसा कलर हो जाता है, पेल ग्रीन कलर का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आयरन जो होता है कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है उसके ही सॉल्यूशन से। आयरन जो क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है उसके ही सॉल्यूशन से, उसको बाहर निकाल देता है। ये किसका एग्जाम्पल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। देखो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू है, ठीक है, जिसमें Cu2+ आयंस होते हैं, ठीक है। आयरन मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, इसीलिए जब हम कॉपर सॉल्यूशन में आयरन नेल को डिप करते हैं तो क्या करता है, आयरन सल्फेट फॉर्म हो जाता है। आयरन सल्फेट फॉर्म हो जाता है यानी कि कॉपर बाहर निकल जाता है और आयरन सल्फेट फॉर्म हो जाता है, यानी कि उसका कलर कैसा होता है, पेल ग्रीन कलर का। और आयरन जो होता है वो ये कॉपर जो होता है आयरन नेल पे डिपॉजिट हो जाता है रेडिश ब्राउन कलर का, ओके। इसीलिए ऐसा क्यों हो पाता है, ये रिएक्टिविटी सीरीज की वजह से। मतलब आयरन जो है ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर के कंपेयर में, कॉपर लेस रिएक्टिव है आयरन से, इसीलिए आयरन क्या किया, दादागिरी वाला काम किया, वो धक्का मार करके कॉपर को उसके सॉल्यूशन से निकाल दिया। रिएक्टिविटी सीरीज कुछ ऐसा है, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का। तो इतना आपको आंसर नहीं करना है, आपका बस आंसर इतना ही है क्योंकि आपको बस पूछा गया है कि कॉपर सल्फेट का कलर क्यों चेंज हो जाता है जब आयरन नेल्स हम उसमें डालते हैं, तो ये रीज़न है। डिटेल से आपको बस इसलिए बता देते हैं कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद रहेगी ना, तो आपको पता चलेगा। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे भी दिया रहेगा तो समझ में आएगा कि कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है। ये रिएक्टिविटी सीरीज की वजह से ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। ये ऊपर से जो नीचे है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, ये तीनों सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये रेड कलर में मान लो, ठीक है, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, ये तीनों सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं रेड कलर में। जो रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, ये मैग्नीशियम और अल्युमिनियम, ठीक है। जो उससे थोड़ा लेस होते हैं, जिंक, आयरन, लेड।
और ये हाइड्रोजन को हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट के तरह यूज करते हैं। उसके बाद कॉपर, मरकरी, ये लीस्ट रिएक्टिव है, मतलब स्लाइटली रिएक्टिव है, ये व्हाइट कलर में मान लो, ठीक है। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ये उससे भी ज्यादा लेस रिएक्टिव है। मतलब देखो जो भी मेटल ऊपर है ना वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। ऐसे मतलब पोटासियम इन सब में सबको डिस्प्लेस कर सकता है। जिंक इसके ऊपर वाला को डिस्प्लेस नहीं कर सकता लेकिन इसके नीचे वाले सबको डिस्प्लेस कर सकता है। रिएक्टिविटी सीरीज का ये है। आप इसको याद करने का तरीका ये इसका फर्स्ट पॉइंट से एक कोई स्टोरी टाइप का बना लो, जैसे प्लीज डोंट कॉल मी, प्लीज स्टॉप। देखो हम एक आपको तरीका बताते हैं। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई लाइक हर क्यूट माइंडफुल स्मार्ट गर्लफ्रेंड प्रीति। एक याद करने का तरीका, आप कुछ भी ऐसे याद कर लो। हम फर्स्ट लेटर लेकर के याद किए, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ज़ेब्रा, आई लाइक हर क्यूट माइंडफुल स्मार्ट गर्लफ्रेंड प्रीति। आपको ये लिख देते हैं हम, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ज़ेब्रा, आई लाइक हर क्यूट माइंडफुल, मिस्टीरियस, कुछ भी लिख दो, माइंडफुल स्मार्ट गर्लफ्रेंड प्रीति। एक ये याद करने का तरीका, आप इस तरह से रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी है इनको आप मेटल इनको याद रख सकते हो। इस मैटर से आप कुछ भी अपना खुद भी डिस्कवर कर सकते हो, जैसे भी, बस हम ये याद रखने का तरीका चूज किए आपको जैसे सही लगे। तो इसी रिएक्टिविटी सीरीज की वजह से कोई भी मेटल किसी को भी डिस्प्लेस कर देता है। उसी रिएक्टिविटी सीरीज से हमको पता चलता है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है, कौन किसको डिस्प्लेस करने वाला है, कौन किससे डिस्प्लेस होने वाला है, ठीक है। तो ये समझ में आया कि क्यों कॉपर सल्फर सॉल्यूशन चेंज हुआ आयरन नेल डिप होने से, क्योंकि आयरन मोर रिएक्टिव है कॉपर से। आप देख लो रिएक्टिविटी सीरीज में, कहाँ गया यार, हाँ, आयरन जो है मोर रिएक्टिव है कॉपर से, इसीलिए आयरन डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को उसके सॉल्यूशन से, और आयरन सल्फेट बना दिया जो कि पेल ग्रीन कलर का है, और कॉपर जो है वो आयरन नेल पे जाके डिपॉजिट हो गया रेड ब्राउन कलर में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10 में। जो आपके बुक में एक्टिविटी दिया हुआ उसको छोड़ करके और आपको डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल देना है। एक्टिविटी 1.10 में कौन सा रिएक्शन था, शायद बेरियम सल्फेट वाला था, बेरियम सल्फेट वाला था जो डबल डिस्प्लेसमेंट का, जो अभी थोड़े देर पढ़े हम लोग। क्या सोडियम, हाँ, Na2SO4 रिएक्ट कर रहा था बेरियम क्लोराइड से, ठीक है, और बना रहा था बेरियम सल्फेट प्लस NaCl, ऐसा। ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है। इसमें ये वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में निकल रहा था, ठीक है। तो इसको छोड़ करके बोल रहा है कि दूसरा रिएक्शन देने। तो ऑलरेडी एक फर्स्ट जो शुरू किए थे पढ़ना तब आप ये वाला रिएक्शंस पढ़े थे जिसमें लेड नाइट्रेट रिएक्ट कर रहा है पोटासियम आयोडाइड से, और क्या बना रहा है, पोटासियम नहीं, हाँ, पोटासियम आयोडाइड से, हाँ, फिर बना रहा था लेड आयोडाइड और पोटासियम नाइट्रेट, ठीक है। तो ये एक्वस फॉर्म में, ये भी एक्वस फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि ये वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में निकल जाएगा, और ये तो एक्वस फॉर्म में। यहाँ पे पोटासियम, ये लेड आयोडाइड जो है ये ब्राइट कलर का, येलो कलर का, ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता था सॉल्यूशन में। जैसे ही हम इस दोनों को मिक्स करेंगे, इस दोनों को मिक्स करने, ये रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए कोई एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं है। आप ये दोनों लिक्विड लो, दोनों को मिक्स करो, स्लोली मिक्स करो, ताकि आप वो प्रेसिपिटेट बनते हुए देख सको। इंस्टेंटली मिक्स करोगे तो वो तुरंत बन जाएगा, तो बस आप प्रेसिपिटेट ही देख पाओगे, बनते हुए नहीं देख पाओगे। उसको देखने के लिए आप धीरे धीरे मिक्स करो तो आपको बनते हुए वो दिखेगा। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे दो आयंस एक्सचेंज हुए,
ठीक है, और ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है क्योंकि दो आयंस एक्सचेंज हुए, प्लस ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन है क्योंकि सॉलिड फॉर्म हुआ इनसॉल्युबल फॉर्म में। ठीक है, चलो अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली आप लोगों से प्रीवियस क्लास में हम पूछे भी थे, तो इसका सॉल्यूशन आज यहाँ पे देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन था आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस उसिट। हाँ, identify the substance that are oxidized and the substance that are reduced in the following reactions। आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो पहला इक्वेशन है सोडियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, बना रहा है सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, और इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ, सॉरी किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो ऑक्सीडेशन हुआ, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो भी ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कौन गेन कर रहा है, सोडियम गेन कर रहा है ऑक्सीजन, तो ये तो क्लियर हो गया कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, सोडियम का हो रहा है। अब रिडक्शन किसका हो रहा है, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट का भी देना है, रिडक्शन किसका हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का ही रिडक्शन हो रहा है। अब पूछो कैसे ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, कैसे, देखो जब इनिशियल स्टेट में होता है ना, कोई भी मॉलिक्यूल जब इनिशियल स्टेट में होता है ऑक्सीजन का, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, यानी कि ऐसा। अब जब इसका ये ऑक्सीजन यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्चुअली यहाँ पे गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन का गेन किया। ठीक है, तो अब ये बन गया कुछ ऐसा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन्स का गेन कर रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स का गेन कर रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे रिडक्शन किसका हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन का हुआ, समझे। यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हुआ, सोडियम का, क्योंकि ये तो सिंपल वर्ड है, क्योंकि सोडियम कर रहा है, गेन कर रहा है ऑक्सीजन को और लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसका। और रिडक्शन किसका हुआ, ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसीलिए इसका रिडक्शन हुआ। होप आपको क्लियर होगा, क्योंकि इनिशियल स्टेट में जो होता है ना मेटल का, वो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, तो 0 से जब वो लूज किया, गेन किया इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ पे इस फॉर्म में आ गया। इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ऑक्सीजन का क्या है, रिडक्शन हो रहा है। ओके, आगे चले। दूसरा क्वेश्चन था कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन गैस से और फॉर्म कर रहा है कॉपर और वाटर। ये तो क्लियर है, ये तो बहुत सिंपल है। देखो इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड कॉपर में जा रहा है, इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन को लूज कर रहा है। रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन लूज करना, इलेक्ट्रॉन गेन करना, तो उसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का। और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन का मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। ठीक है, क्लियर, बस इतना ही था। आपके एनसीईआरटी बुक में जितने भी क्वेश्चंस थे, मतलब जो बुक के सेक्शन के अंदर में जो क्वेश्चन थे, उसके मैंने सारे के सॉल्यूशन दे दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर सेशंस करेंगे, मतलब जो एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उसके आपको उस सारे क्वेश्चन के आंसर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।